तो करीब 10 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से संबोधित करेंगे देश को। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि कल प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि कल पीएम के मन में क्या होगा, पीएम के मन की बात क्या होगी। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं 2018 की तस्वीर। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले लाल किले से देश को संबोधित किया था। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2018 की है। 2018 की तस्वीर इसलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि 2019 के चुनाव के पहले 2018 का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण था और 2024 में चुनाव होने हैं, इसलिए 2023 का संबोधन महत्वपूर्ण होगा। तो क्या 18 से 23 का इशारा मिलेगा? आज इसी बात को हम खंगालने की कोशिश करेंगे। 2019 के चुनाव से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने 133 मिनट का भाषण दिया। ये देखिए, ये सदन में जब प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के एंड में जवाब दे रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। और उस समय प्रधानमंत्री काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और 133 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री ने दिया था, जिसमें वो विपक्ष को, विरोधियों को संदेश दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि कल प्रधानमंत्री के भाषण में क्या खास बातें हो सकती हैं। क्या कोई चुनावी भाषण होगा या फिर पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रहकर प्रधानमंत्री मोदी कोई नई बात कहने जा रहे हैं? क्या 47 तक का विजन प्रधानमंत्री के बयान में देखने को मिल सकता है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान की दमक भी हो, वैसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री बोलेंगे और पूरा देश सुनेगा। ये रफ्तार, ये गति, ये प्रगति, ये लक्ष्य, इस प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं। देश को इंतजार है कि लाल किले की प्राचीर से कल प्रधानमंत्री क्या संबोधन करेंगे। तो दूसरी तरफ देश में आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा हवाई जहाज खरीदने का भी काम हो रहा है। पीएम के हर भाषण में भविष्य का संकल्प दिखाई देता है। 2014 में जब से मोदी ने पीएम की कमान संभाली, तब से वो भविष्य के भारत की बात करते हैं। पीएम मोदी 2047 का विजन लेकर चलने को कहते हैं। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के भाषण में आने वाले 5 साल का रोड मैप भी दिखाई देगा। जब देश आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब लड़ाई भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। आज भारत कह रहा है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो परिवारवाद भारत छोड़ो यानी कि परिवारवाद क्विट इंडिया का नारा और इसके पीछे प्रधानमंत्री की रणनीति क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले कल के संबोधन पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी भाषण होगा, तो सरकार के 10 साल के कामकाज को समेटने की कोशिश होगी और आगे 47 तक का विजन रखने की कोशिश होगी। अविश्वास प्रस्ताव के भाषण में पॉलिटिकल मैसेज प्रधानमंत्री दे चुके हैं। कल के भाषण में भी विरोधियों को कड़ा संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री। देशवासियों से बड़ी अपील भी संभव है, कुछ अपील भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्विट इंडिया का नारा एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से बुलंद कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा प्रधानमंत्री को अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा परिवारवाद पर निशाना साधते और अभी हमने आपको उनका बयान भी सुनवाया। हाल ही में क्विट इंडिया के जरिए भी पीएम ने कहा था, परिवारवाद क्विट इंडिया। पीएम जिस परिवारवाद क्विट इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट भी आपके सामने रख दे रहे हैं। किस तरह से क्विट इंडिया के बहाने, परिवारवाद के बहाने प्रधानमंत्री निशाने पर ले रहे हैं पूरे विपक्ष को। सबसे पहले गांधी परिवार की बात करते हैं। कांग्रेस की कमान आज तक इसी गांधी परिवार के हाथों में रही है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी। एक ही परिवार के इर्द गिर्द
पूरी कांग्रेस की राजनीति घूमती रही है। इसी तरह लालू परिवार में अगर देखें तो आरजेडी की कमान एक ही परिवार के पास रहती है। लालू प्रसाद यादव परिवार के पास पहले लालू यादव, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी, फिर उनके दोनों बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी राजनीति में पार्टी को संभाल रहे हैं। यूपी में भी ठीक इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। समाजवादी पार्टी में भी परिवारवाद दिखता है। पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, और यही इसी यादव परिवार के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी की राजनीति घूमती है। डिंपल यादव भी अब राजनीति में आ चुकी हैं। पवार परिवार अब अगर देख लें तो उसमें एनसीपी में भी आप देखिए कि शरद पवार, उन्होंने एनसीपी बनाई, उसके बाद अब सुप्रिया सुले पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि अजीत पवार भी पहले इसी परिवार में थे, लेकिन वो बगावत करके एनडीए में शामिल हो गए। वही ठाकरे परिवार की बात करें तो परिवार में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाया, जिसके बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष बने, बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने। अब आदित्य ठाकरे भी पार्टी में है और राजनीति में भी हैं। यानी कि ये पूरी पार्टी है। हालांकि अब वो शिंदे गुट को लेकर एनडीए में जा चुकी है, लेकिन इस पार्टी पर यह परिवार अभी भी दावा करता है। प्रधानमंत्री हमेशा इसी परिवारवाद को खत्म करने की बात कहते हैं। जहां परिवार ही पार्टी है, पार्टी की कमान हमेशा परिवार के हाथों में रहती है। और ऐसी तस्वीरें देश में कई हिस्सों में है। जैसे अब्दुल्ला परिवार को देख लीजिए, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान एक ही परिवार के हाथ में है। पहले शेख अब्दुल्ला जो सीएम थे, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला वो भी सीएम बने, और उनके भी बेटे उमर अब्दुल्ला सभी बारी बारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह जम्मू कश्मीर की एक और पार्टी पीडीपी, जहां मुफ्ती परिवार ही नजर आता है। पहले मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के सीएम बने, उसके बाद महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। करुणानिधि परिवार में भी परिवारवाद की झलक देखने को मिलती है दक्षिण की राजनीति में, जहां पहले डीएमके की कमान करुणानिधि ने संभाल रहे थे, फिर उनके बेटे स्टालिन ने, जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में पार्टी की कमान। ठीक इसी तरह अगर आप झारखंड जाएंगे तो जेएमएम की कमान भी सोरेन परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इस वक्त आपको बता दें, झारखंड में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, जेएमएम के चीफ भी हैं, जबकि शिबू सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली और अब हेमंत सोरेन पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसी परिवारवाद को लेकर लगातार प्रधानमंत्री बोलते रहे। इधर पीएम मोदी हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में रहे हैं। हाल ही में G20 में एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा था। Fighting corruption is our sacred duty to our people. India has a strict policy of zero tolerance against corruption. अब साल 2018 में जो प्रधानमंत्री ने कहा था, उसका 19 के चुनाव पर कितना इंपैक्ट हुआ था, यह भी आपके सामने रख देते हैं। साल 2018 में जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने थे, तो प्रधानमंत्री ने कुछ बातों का जिक्र किया था। पीएम का वो भाषण 82 मिनट का था। प्रधानमंत्री ने इस 82 मिनट में कई मुद्दों पर बातचीत की थी, जो बाद में सच भी साबित हुई, जिसे बाद में प्रधानमंत्री ने करके भी दिखाया। हालांकि बीच में देश ने कोरोना का दंश भी झेला, लेकिन इसके बाद भी वो सारी बातें खरी खरी साबित हुई और उन सारी बातों को सरकार ने पूरा भी किया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 3 तलाक को खत्म करने की बात कही थी। नतीजा यह हुआ कि 3 तलाक खत्म किया गया। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कई और बातों का जिक्र किया था, जो अब साबित होती नजर आई और उस पर प्रधानमंत्री ने और मोदी सरकार ने काम किया। पीएम ने लाल किले के प्राचीर से जो बातें कही वो सही साबित हुई। नतीजा क्या हुआ? 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी ने और बड़ी जीत हासिल की। एक बार फिर से मोदी सरकार पर देश की जनता ने विश्वास की मुहर लगाई। अब जब कल प्रधानमंत्री 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, तो उनके जहन में 24 का चुनाव होगा और 47 का भारत का विजन भी होगा, एक विकसित राष्ट्र का विजन होगा।